गुड इवनिंग। मेरे हिसाब से जो इंतज़ार था आप लोगों का, अब वो इंतज़ार जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब आपको जो है पढ़ाई शुरू करनी होगी, अपने लिए नहीं, उनके लिए जो तुम्हें हारा हुआ देखकर हंस रहे थे। तो उस हार का जवाब जो है वो इतने बेहतर तरीके से दीजिए कि लोग कह पड़ें कि ये वही है जिसके लिए मैं हंसा था और हंस के गलती कर गया। तो इंतज़ार ख़त्म हुआ है और लोगों को जवाब देने का बारी जो है वो शुरू हुआ है। तो चलो करते हैं शुरुआत अपने इस पहले लेक्चर का। टोटल हम 5 लेक्चर बनाएंगे इस चैप्टर के, या आप ये समझ लीजिए कि जो पूरे के पूरे यूनिट्स जो हैं आपके बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, जो फर्स्ट यूनिट है उसके 4 पार्ट्स रखेंगे, जिसमें आपको पूरा का पूरा यूनिट कवर हो गया रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन, फर्स्ट पार्ट बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। ओके, देखिए इसमें हमको सबसे पहले जो है बेंजीन के बारे में जानना रहता है कि क्या होता है बेंजीन, किस तरीके से वो रिएक्शन करता है, बेसिक स्ट्रक्चर जानना है, किसने ये स्ट्रक्चर हमको दिया था पहली बार और कैसे उसने प्रूफ किया। जो हमारा केमिस्ट्री है या बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले यही बोलते हैं कि आपने जो भी चीज बनाया हुआ हो, चाहे केमिकल स्ट्रक्चर हो या बायोलॉजी में कोई सा नया ऑर्गन या नई चीज का आपने डिस्कवरी किया है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आप उसको प्रूफ करके दिखा दीजिए कि वो है या नहीं है। सेम वैसी जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो है वो रहता है आपका बेंजीन रिंग। तो इसका डिस्कवरी किस तरीके से हुआ, वो साइंटिस्ट कौन था जिन्होंने इसको पहली बार बनाया, उसके बारे में हमको पढ़ना है इस बेसिक इंट्रोडक्शन में। और हमको ये भी जानना है कि उसने किस तरीके से प्रूव किया कि हाँ बेंजीन रिंग स्टेबल है या नहीं स्टेबल है, वो रिंग के फॉर्म में है या चैन के फॉर्म में है। इस सब के बारे में उन्होंने जो बताया वो चीज हम पढ़ेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन में। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पढ़ते चलता हूं, बीच बीच में आपको समझाते चलूंगा ही कि क्या क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है या क्या वो बोल रहा है। ठीक, तो सबसे पहला स्लाइड है एनालिटिकल, सिंथेटिक एंड द अदर एविडेंस ऑफ द डेरिवेशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन रिंग। ठीक, इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट बेसिक बेसिक है, जो आप जानते हैं, ऑलमोस्ट सबके सब जानते ही हैं कि क्या चीज लिखा होगा। बेसिक जो है वो चीजें यहाँ पे हैं। Benzene is an organic compound that contains the 6 carbon atom attached with the 6 hydrogen atom. Benzene जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मेरे हिसाब से आपको डिफरेंशिएट समझ में आना चाहिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होता है। जब कभी भी हम किसी सिंपल एटम के बारे में पढ़ाई करते हैं तो उसको बोला जाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन जब कभी भी उस एटम के कॉम्बिनेशन से जब स्ट्रक्चर बन जाता है और वो कोई नया फंक्शन प्ले करता है तो उसको बोल देते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेंजीन रिंग भी बहुत सारे कार्बन के कंबाइन से बना हुआ है, तो इसीलिए इसमें क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, बोल देते हैं बेंजीन एक मॉलिक्यूल है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बोल देते हैं, जो अलग अलग रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक, सेकंड पॉइंट इसने बोला है इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड एंड इट कंटेन रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, किसी भी स्ट्रक्चर के पास अगर डबल बॉन्ड है, उसके अलावा उसके पास अगर इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक तरफ से दूसरे तरफ मूवमेंट करने का पावर रखता है और उसी चीज को बोलते हैं रेजोनेंस। हमारे पास जो बेंजीन रिंग है जिसके बारे में हम पढ़ाई करने वाले हैं, इस बेंजीन रिंग की पावर ये रहती है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन रहते हैं और उस इलेक्ट्रॉन की मदद से वो अपना मूवमेंट करता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे मूवमेंट करने लग जाता है, मतलब यह है कि इसमें रेजोनेंस एग्जिस्ट होता है। वही चीज इसने बोला कि ये कंपाउंड जो है इसमें रेजोनेंस होता है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 है। स्ट्रक्चर आप जानते ही हैं, क्लास 10th से पढ़ रहे हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो अ नेचुरल पार्ट ऑफ द क्रूड ऑयल एंड लास्ट, बेंजीन इज हाईली टॉक्सिक कार्सिनोजेनिक केमिकल। इसके कारण जो है आपको कैंसर भी हो सकता है। ये कार्सिनोजेनिक कैंसर, कार्सिनोजन जो है वो कॉज करता है। तो हमको बेंजीन रिंग के बारे में पढ़ना है और बहुत ही अच्छी चीजें आगे पढ़ने को मिलेंगी जो आपका बेसिक होगा। अगर आप फ्यूचर में जो भी चैप्टर पढ़ोगे आप इससे रिलेटेड ही पढ़ोगे। हो सकता है वो होमोसाइक्लिक हो या हो सकता है वो हेट्रोसाइक्लिक हो, पर बेंजीन रिंग से रिलेटेड ही रहेगा। हो सकता है क्लोज रिंग 4 मेंबर का हो, 5 मेंबर रिंग हो या 6 मेंबर रिंग हो, पर आपको यह है कि रिएक्शन अगर आपने बेंजीन का पढ़ लिया है तो बाकी का रिएक्शन पढ़ने में आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन रिंग। इसमें दिया हुआ है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6 shows a high degree of the unsaturation। हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब क्या होता है, दो तरीके के कंपाउंड होते हैं, एक को बोलते हैं सैचुरेटेड, एक को बोलते हैं अनसैचुरेटेड। क्या होता है, दो वर्ड
का डिफरेंस रहता है। एक को बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड और एक को बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं जो सिंगल बॉन्ड के बने रहते हैं, जैसे कि ये, ठीक। एल्केन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड से बना रहता है, और ऐसा कंपाउंड जो सिंगल बॉन्ड से बना हुआ है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो इसी तरीके से इसने बोला कि बेंजीन रिंग जो होता है, जो बेंजीन रिंग है वो आपका किससे बना हुआ है, अनसैचुरेशन को दिखाता है, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से मिलके बना हुआ है। अभी तक किसी ने प्रूव नहीं किया, ये बस बता रहा है बेंजीन रिंग क्या क्या है। कौन डिस्कवर किया इसके बारे में हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जिसने इसको डिस्कवर किया, जिसने इसको पहली बार बनाया या अप्रोच किया कि किस तरीके से दिखता होगा बेंजीन रिंग, ठीक, तो वो थे सर अगस्त कैक्यूल। He was the first scientist who introduced the chemical structure of benzene as a 6-member ring structure। वो जो अगस्त कैक्यूल थे, यही पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि बेंजीन रिंग जो होता है वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर रहता है, 6 कार्बन से बना हुआ रहता है। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बोला, he also proposed that the presence of 3 alternate double bond in the benzene ring। उन्होंने ये भी बताया कि बेंजीन रिंग जो बना रहता है उसके पास डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड जो है वो अल्टरनेट प्रेजेंट है। अल्टरनेट मतलब कि एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, फिर गैप, उसके बाद फिर से एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इस तरीके से सर कैक्यूल ने बताया कि बेंजीन रिंग में 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड रहता है। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला, अकॉर्डिंग टू सर कैक्यूल these 3 alternate double bond rapidly change their position to satisfy the tetravalency of carbon। क्या बोल रहे हैं कि ये जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड मतलब कि ये 3 अलग अलग पोजीशन पे जो डबल बॉन्ड लगे हुए हैं वो अपना टेट्रावैलेंसी जो है, कार्बन का जो टेट्रावैलेंसी है उसको कंप्लीट करता है, और उसके अलावा वो जो बॉन्ड का पोजीशन है वो चेंज होते रहता है। चेंज होते रहता है मतलब ये है कि देखिए अभी ये तीनों बॉन्ड यहाँ पे लगे हुए हैं, अगर इसका रेजोनेंस अगर मैं कर दूंगा, रेजोनेंस के 5 स्ट्रक्चर बनते हैं, तो जब मैं इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो मैं देखूंगा कि इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से चेंज हो गया रहेगा। मतलब पहले डबल बॉन्ड जो है वो इस 3 पोजीशन पे हुआ करते थे, लेकिन रेजोनेंस के बाद इसका पोजीशन चेंज हो गया। अब देखो ये कहां पे आ गया, इस जगह पे, ठीक। लेकिन कार्बन का टेट्रावैलेंसी जो है वो टेट्रावैलेंट ही है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए। जैसे ये रहा एक कार्बन, कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड होने चाहिए थे और कार्बन के 4 बॉन्ड ही थे, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है वो एक तरफ से दूसरे तरफ शिफ्ट हो गया। देखिए यहाँ ये रहा कार्बन, कार्बन के 4 बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, 1 2 3 और ये 4, ठीक। तो कार्बन जो है वो अपना टेट्रावैलेंसी रखता ही है। टेट्रावैलेंसी मतलब कि ये होता है कि कार्बन का पावर है कि वो 4 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, ठीक। तो वही चीज इसने बोला कि ये कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना के ही रखा है, चाहे डबल बॉन्ड यहां लगे या डबल बॉन्ड इस साइड लग जाए, ठीक। मतलब वो अपने आप को स्पेसिफिक बना के ही रखा हुआ है। तो ये उन्होंने स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया बेंजीन रिंग का कि इस तरीके से दिखता है, प्लस डबल बॉन्ड जो है वो अल्टरनेट लगे रहते हैं। हो सकता है ये डबल बॉन्ड अपना पोजीशन जो है वो चेंज कर ले, लेकिन इसमें कार्बन का टेट्रावैलेंसी जो है वो मेंटेन रहता है, मतलब कार्बन अपनी वैलेंसी कंप्लीट किए ही रहता है, ठीक। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में, जहां पे बोला गया है कैक्यूल स्ट्रक्चर, क्या क्या उन्होंने बताया, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, ये सारा चीज कैक्यूल ने अब बताया है कि किस तरीके से उन्होंने डिस्कवर किया इस बेंजीन रिंग का, क्या क्या चीज होना चाहिए था जो नहीं है, ये चीज भी बताया है। प्लस ड्रॉबैक भी हमको देखना है कि ऐसा कौन सा चीज है जो कैक्यूल नहीं बता पाया, है ना। जब उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया तो साइंटिस्ट सीधी बात है सारे रिएक्शन करके देखे होंगे और कैक्यूल से पूछे होंगे कि भैया डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर जो हैं वो एडिशन रिएक्शन करते हैं, लेकिन आपने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है वो एडिशन रिएक्शन नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है बताइए, ठीक। तो कुछ कुछ ड्रॉबैक भी है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। उससे पहले पढ़ते हैं कैक्यूल बोला क्या क्या, कि बेंजीन रिंग बनाया है उसके बारे में उन्होंने क्या क्या बताया। फर्स्ट पॉइंट बताया, the Kekulé structure of benzene satisfies the structure feature of benzene and also explain the equivalent nature of hydrogen, but yet this structure fail to explain the unusual behavior of the benzene। सबसे अच्छी बात, सबसे फर्स्ट पॉइंट ही बोला कि भैया उन्होंने इक्विवेलेंट को समझाया। इक्विवेलेंट क्या होता है कि जो बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर बना हुआ था, जो बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर बना हुआ था वहां पे ये बोला था, इक्विवेलेंट मतलब ये होता है कि वो जो है वो सब तरफ से एक बराबर है। एक बराबर मतलब कि ये है कि अगर मैं कार्बन का बॉन्ड देखूंगा,
कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना है C6H6 का, और उन्होंने ये बोला कि अगर मैं इसका बॉन्ड एंगल देखूंगा तो मैं इसके साथ देखूं या इसके साथ देखूं या इसके साथ देखूं, इसका एंगल जो है वो एकदम इतना ही है, एकदम फिक्स है 120 डिग्री। उसके अलावा दूसरा चीज इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब कि यहाँ पे 6 हाइड्रोजन जो है इस 6 कार्बन के साथ अटैच है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे रहे या हो सकता है ये अपना पोजीशन चेंज कर ले। पोजीशन चेंज कर ले मतलब कि यहाँ पे अभी डबल बॉन्ड इस 3 पोजीशन पे लगा हुआ है, हो सकता है वो डबल बॉन्ड इस 3 पोजीशन पे लगा हुआ हो, उसके बाद भी यहाँ पे हाइड्रोजन में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, मतलब 6 हाइड्रोजन लगे ही रहेंगे। यही चीज उन्होंने बोला। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला हुआ है, दूसरा अपना प्रूफ कर रहे थे कि बेंजीन जो है वो 6 कार्बन रखा हुआ है। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बोला, सिंस दिस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज ग्रेट डिस्कवरी एंड सिग्निफिकेंट अप्रोच बाय सर कैक्यूल, हेंस इट इज स्टिल इन यूज। सीधी सी बात है, इसका यूज हम आज तक करते हैं और इन फ्यूचर इसके बिना कोई भी ड्रग जो है आप डिस्कवर नहीं कर सकते। बेंजीन रिंग नहीं बोल रहा हूं, रिंग स्ट्रक्चर के बिना आप ड्रग डिस्कवर नहीं कर सकते। हो सकता है वो रिंग होमोसाइक्लिक हो या हो सकता है वो रिंग हेट्रोसाइक्लिक हो, किसी न किसी फॉर्म में हमको साइक्लिक कंपाउंड का यूज करना ही पड़ता है अगर आप कोई सा ड्रग सिंथेसिस कर रहे हैं तो। ऐसा नहीं है कि उसके बिना नहीं होगा, पर मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स जो हैं वो साइक्लिक स्ट्रक्चर से ही बनते हैं, और उसका शुरुआत हुआ था कहां से? बेंजीन से, जो सर कैक्यूल ने दिया हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फॉलोइंग आर द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर नॉट एक्सप्लेन बाय कैक्यूल। मतलब ड्रॉबैक क्या क्या है, कैक्यूल से क्वेश्चन पूछे गए कुछ कुछ, उन्होंने स्ट्रक्चर तो बना दिया, बता भी दिया कि ऐसे ऐसे दिखता है, प्लस उसके अलावा कुछ कुछ चीजें जो हैं साइंटिस्ट और पूछे उनसे तो वो नहीं बता पाए। पुराने जमाने में यही होता था कि अगर कोई कुछ बना दिया है तो दूसरे साइंटिस्ट उसका ड्रॉबैक खोजते थे, ठीक, उनको बताना पड़ता था कि स्ट्रक्चर क्यों रिएक्शन नहीं कर पा रहा है। तो वैसे ही ड्रॉबैक कैक्यूल का भी था। क्या क्या ड्रॉबैक था, क्या क्या ऐसी चीजें थी बेंजीन रिंग के बारे में जो कैक्यूल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसको देखते चलते हैं। सबसे फर्स्ट जो है वो केमिकल रिएक्शन है। बेंजीन रिंग अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेदर देन एडिशन रिएक्शन लाइक अदर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यहाँ पे उन्होंने ये बोला, क्वेश्चन जो मतलब जो चीज प्रूव नहीं कर पाया कौन, अगस्त कैक्यूल, वो ये था कि साइंटिस्ट उनसे पूछे कि भैया आप ये बता दीजिए मेरे को कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड रहते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड मतलब कि डबल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड रहते हैं, जैसे एक स्ट्रक्चर बना के मैं समझा दिए रहता हूं कि भाई अगर कोई सा स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड का बनता है, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस तरीके से अगर मैं एक स्ट्रक्चर बना दूं तो यहाँ पे ये रहता है कि जो अनसैचुरेटेड कार्बन रहता है, अनसैचुरेटेड मतलब जिसके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसमें हमेशा देखने को मिलता है वो रहता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होता है कि इस स्ट्रक्चर में कुछ नया चीज जुड़ेगा, जैसे कि हो सकता है मैं H2 यहाँ पे जोड़ दूं तो किस तरीके से जुड़ेगा, देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जो है वो गायब हो जाएगा, ठीक, और उसके जगह पे अब क्या होगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ। तो यहाँ पे क्या था, क्या देखने को मिल रहा है, पहले C2H4 था लेकिन अब क्या है C2H6, मतलब 2 हाइड्रोजन ऐड हुआ, और ऐड हुआ इसलिए इस रिएक्शन को बोलते थे एडिशन रिएक्शन। तो अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड रहता है, जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड रहते हैं, उनकी खूबी रहती है कि वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, लेकिन बेंजीन के केस में ये चीज नहीं हो रहा था। बेंजीन जो है उसमें एडिशन रिएक्शन नहीं हो पा रहा था, और इसके बारे में कैक्यूल बता ही नहीं पाया कि उसमें क्यों नहीं हो पा रहा है। ऐसा बाद में पता चला कि उसमें भैया एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं होता, आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। दूसरा जो है बॉन्ड लेंथ, अकॉर्डिंग टू सर कैक्यूल 2 काइंड ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन बेंजीन, सिंगल एंड द डबल बॉन्ड। उनके अकॉर्डिंग 2 तरीके के बॉन्ड प्रेजेंट थे बेंजीन रिंग में, या तो सिंगल बॉन्ड या तो डबल बॉन्ड, मतलब अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट थे, जिसका ये था कि कार्बन और कार्बन का बॉन्ड लेंथ, जहां पे सिंगल बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ होना चाहिए था 1.540, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहां पे है उसका बॉन्ड लेंथ होना चाहिए था 1.349, but experimentally it is seen that the bond length between all carbon atom is 1.391 एंगस्ट्रॉम। क्या बोला कि भाई कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड बनता है तो उन दोनों के बीच का बॉन्ड लेंथ जो रहता है वो कितना होना चाहिए, इतना 1.540, और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना है तो उनके बीच में बॉन्ड लेंथ जो है वो इतना होना चाहिए 1.349।
लेकिन जब बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा गया तो वहां पे ये हुआ कि जितने भी बॉन्ड बने हुए हैं, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, सब जगह पे बॉन्ड लेंथ कितना था, 1.391 एंगस्ट्रॉम था। तो इसके बारे में कैक्यूल नहीं बता पाया कि उसका बॉन्ड लेंथ फिक्स क्यों है, कुछ चेंजेस क्यों नहीं आया, वहां सिंगल और डबल बॉन्ड है तो भी से। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट जो है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के बारे में कैक्यूल नहीं समझा पाया था। हाँ, तो उन्होंने जो है उन्होंने बताया कि 1391 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट स्टेबिलिटी। कैक्यूल स्ट्रक्चर कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द बेंजीन टुवर्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑल अनसैचुरेटेड कंपाउंड अंडरगोस ऑक्सीडेशन बट बेंजीन डस नॉट। यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि जो भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, मतलब जो भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं, वो हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं और कोई ना कोई कंपाउंड बनाते हैं जिसमें CO2 रिलीज होता होगा। लेकिन बेंजीन रिंग जो है वो ऐसा शो नहीं करता। ऐसा क्यों नहीं करता है? अगर उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो कहीं ना कहीं शो करना चाहिए, लेकिन वो शो नहीं करता है। तो यहाँ पे कैक्यूल जो है इन चीजों का आंसर नहीं दे पाया, इसलिए वो उसके ड्रॉबैक हो गए। मतलब इसको समझाना था लेकिन वो नहीं समझा पाया। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में, जहां पे एविडेंस जो है वो पता चला कि बेंजीन रिंग में क्या क्या चीज है। कैक्यूल ने बताया कि बेंजीन में क्या क्या चीज प्रेजेंट है, कुछ ना कुछ सबूत दिया होगा तभी लोग माने होंगे कि हाँ बेंजीन में डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है। तो कैक्यूल क्या क्या प्रूफ दिया कि बेंजीन एक क्लोज रिंग होता है, ओपन चेन नहीं होता है। तो ये चीजों के बारे में आप पढ़ते हैं, उन्होंने क्या क्या एविडेंस दिया। फर्स्ट, देयर आर मेनी एनालिटिकल, सिंथेटिक एंड द अदर एविडेंस आर गिवन इन द डेविएशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एज फॉलोज। मतलब बहुत सारे सिंथेटिक और अलग अलग तरीकों से उन्होंने प्रूफ करके दिखा दिया कि बेंजीन जो है वो स्ट्रेट फॉर्म में नहीं है, वो रिंग के फॉर्म में रहता है, वहां पे अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। इन्होंने कैसे प्रूफ करके दिखाया? सबसे फर्स्ट, फ्रॉम इट्स element composition and the molecular weight determination it is found that benzene contain 6 carbon and the 6 hydrogen atom। मतलब सबसे पहले तो उसे किस तरीके से पता चला कि बेंजीन के पास 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है? उसका मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे किसी चीज का तो उससे पता चल जाता है कि क्या क्या चीज होना चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं? अब उसके लिए आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि कितना है मॉलिक्यूलर वेट कार्बन का? एटॉमिक नंबर 6, मॉलिक्यूलर वेट 12, तो 6 कार्बन के लिए इतना है, प्लस 6 हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूलर वेट 1। जो भी कैलकुलेट करोगे वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन आएगा। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, मॉलिक्यूलर वेट निकाल के देखा बेंजीन का, तो उससे ये पता लगा लिया कि उसका फॉर्मूला जो है वो क्या होना चाहिए, C6H6। सबसे पहला एविडेंस तो यही हो गया कि बेंजीन जो है वो रिंग के फॉर्म में था। ठीक, दूसरा एविडेंस उन्होंने क्या प्रूव करके दिखाया, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। दिस इंडिकेट दैट द प्रेजेंस ऑफ द unsaturation of benzene ring as a compound to n हेक्सेन। देखो C6H6 फॉर्मूला आया, मॉलिक्यूलर वेट जो था वो किसके लिए था, C6H6 के लिए था। मतलब C6H6 स्ट्रक्चर तभी बन सकता है जब वहां पे अनसैचुरेटेड कंपाउंड प्रेजेंट हो, मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तभी उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6 आया, H6 आया, नहीं तो वो नहीं आता। ठीक, तो इससे क्या पता चल गया, बेंजीन जो है उसमें क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो है। थर्ड जो है, सो इट वाज कंक्लूड दैट बेंजीन कंटेन सिंगल और डबल बॉन्ड इन इट्स स्ट्रक्चर। इससे ये प्रूव हो गया कि बेंजीन रिंग जो है उसके पास सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है। अब उनको ये जानना था कि ये जो स्ट्रक्चर है वो रिंग के फॉर्म में है या स्ट्रेट चेन के फॉर्म में है। तो उन्होंने बना के देखा, किसने, कैक्यूल ने, अलग अलग तरीके से बेंजीन का स्ट्रक्चर बना के देखा। देखो, एक इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से बन सकता है, और तीसरा स्ट्रक्चर इस तरीके से। मतलब उन्होंने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला भी स्ट्रक्चर बनाया, पूरा का पूरा ट्रिपल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर भी बना के देखा। लेकिन ये सब जो है वो रिएक्शन कर रहे थे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन शो कर रहे थे, लेकिन बेंजीन जो है वो ऑक्सीडेशन और एडिशन रिएक्शन शो नहीं कर रहा था। मतलब क्या समझ में आया कि वो स्ट्रेट फॉर्म में नहीं है, चैन के फॉर्म में नहीं है। अगर चैन के फॉर्म में रहता तो वहां पे ऑक्सीडेशन और एडिशन रिएक्शन शो होता, लेकिन बेंजीन जो था वो रिंग के फॉर्म में था, और रिंग के फॉर्म में था तभी इसमें ऑक्सीडेशन और एडिशन रिएक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन अगर वो चैन के फॉर्म में रहता तो उसमें क्या रिएक्शन होता, एडिशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता। इससे ये प्रूफ मिल गया कि स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो चैन के फॉर्म में नहीं, रिंग के फॉर्म में है।
अगर चेन के फॉर्म में होता तो यहाँ क्या चीज रिएक्शन देखने को मिल जाता आपको, एडिशन रिएक्शन। मतलब ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड टूटता, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाते, लेकिन बेंजीन रिंग में तो ऐसा रिएक्शन हो ही नहीं रहा था। इससे क्या पता चल गया कि स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो चेन फॉर्म में नहीं है, वो रिंग के फॉर्म में है। तो एक एविडेंस यहाँ पे उन्होंने ये दे दिया। देखो इस तरीके से उन्होंने रिएक्शन करवाया, बेंजीन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ, इसी तरीके से ऑक्सीडेशन भी करवा के देखा तो रिएक्शन नहीं हो रहा था। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। Since it was confirmed that benzene has the unsaturation, so it could be constructed either as the straight chain or in a ring। मतलब उनको ये पता चल गया था कि या तो हम डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बनेगा ही बनेगा, या तो हम उसको स्ट्रेट बनाएं या तो हम रिंग के फॉर्म में बनाएं। लेकिन स्ट्रेट बना रहे थे तो उसमें एडिशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा था, लेकिन रिंग के फॉर्म में बना रहे थे तो उसमें एडिशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं हो रहा था। ठीक, जिससे प्रूव हो गया कि बेंजीन जो है वो रिंग के फॉर्म में था। दूसरा जो है, इट वॉज concluded that benzene is highly unsaturated closed ring structure। मतलब रिएक्शन के थ्रू पता चल गया कि बेंजीन जो है वो क्लोज्ड रिंग के फॉर्म में होता है। उन्होंने बेंजीन का रिएक्शन जो है ब्रोमीन से करके देखा, KMnO4 से मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करके देखा, और वाटर के प्रेजेंस में भी करके देखा, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिला। इससे ये पता चल गया कि बेंजीन रिंग जो है वो क्लोज फॉर्म में है, प्लस वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल होने के कारण ही ये रिएक्शन उसमें शो नहीं हो रहा था। लेकिन अगर कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, अगर वो चेन के फॉर्म में है तो उसमें हमेशा ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन के अलावा जो है दूसरे रिएक्शन जो यहाँ पे नहीं हो रहे थे, एडिशन रिएक्शन, दोनों रिएक्शन शो होते हैं। लेकिन बेंजीन रिंग में ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा था ना तो एडिशन रिएक्शन हो रहा था। ठीक, इससे क्या प्रूफ मिलता है कि भाई बेंजीन जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है, इसलिए वहां पे ये दोनों रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहे थे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, अदर एविडेंस। दूसरे एविडेंस क्या थे कि बेंजीन रिंग जो है वो साइक्लिक फॉर्म में है। क्या एविडेंस था? देखो, एक बेंजीन का रिएक्शन जब हम लोग H2 से करा रहे थे, ठीक है, हाइड्रोजन गैस से करा रहे थे, तो हाइड्रोजन गैस को वो इजिली एक्सेप्ट कर ले रहा था। इसलिए एक्सेप्ट कर ले रहा था मतलब कि बॉन्ड तोड़ के 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन वहां पे वो लगा दे रहा था। इससे ये प्रूव हो गया कि जो रिंग है, मतलब जो C6H6 बेंजीन रिंग जो है वो कौन से फॉर्म में है? क्लोज फॉर्म में है। ठीक, क्योंकि बेंजीन जो है H2 के प्रेजेंस में रिएक्ट करके साइक्लोहेक्सेन बना ले रहा था, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जा रहा था। नेक्स्ट, दिस कंफर्म साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये इन्होंने कंफर्म कर दिया कि स्ट्रक्चर में 6 कार्बन है और 3 डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है इस स्ट्रक्चर में। तो इस तरीके से कैक्यूल ने एविडेंस दे दिया, प्रूफ दे दिया कि मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो सही है, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। रेजोनेंस का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी के अंदर मूवमेंट करता है, रेजोनेंस ज्यादातर क्या ऑलमोस्ट जो है वो डबल बॉन्ड में ही देखने को मिलता है या ट्रिपल बॉन्ड में मिलेगा। ट्रिपल बॉन्ड में भी नहीं मिलता, डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर में ही रेजोनेंस देखने को मिलता है। रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि जब कभी भी किसी स्ट्रक्चर का इलेक्ट्रॉन अपना मूवमेंट स्टार्ट कर दे, एक तरफ से दूसरे तरफ शिफ्टिंग करना स्टार्ट कर दे, तो उसी चीज को बोला जाता है रेजोनेंस। तो बेंजीन के पास डबल बॉन्ड है, मतलब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है मतलब कि अब वो मूवमेंट कर सकता है। इसीलिए बोलते हैं कि बेंजीन रिंग जो रहता है उसके पास रेजोनेंस रहता है, और उसके बहुत सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं। 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर मेनली जो है आप इजिली बना ही सकते हैं। ठीक, चलिए, to explain all the limitation of the Kekulé structure, it has been proposed that benzene is the resonance hybrid of 2 Kekulé structure, first and structure second। क्या बोला कि बेंजीन रिंग जो है अगर आपको उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको 2 स्ट्रक्चर को कंबाइन करना पड़ेगा। जो कैक्यूल ने स्ट्रक्चर 1 बनाया और 2, मतलब कि कैक्यूल ने फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाया जहां डबल बॉन्ड इन 3 जगह पे थे, और सेकंड स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जहां डबल बॉन्ड उसके दूसरे ऑपोजिट, जहां पहले सिंगल बॉन्ड थे वहां पे डबल बॉन्ड लग गए थे। इससे क्या प्रूफ होता है कि भाई इसको अगर हम लोग को हाइब्रिड बनाना है तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में क्या होता है, आप बेंजीन रिंग के अंदर में एक सर्कल बना दो। सर्कल बनाने से ये हो सकता है कि डबल बॉन्ड या तो इस 3 पोजीशन पर प्रेजेंट है या तो डबल बॉन्ड उसके अलावा इन 3 पोजीशन पर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि क्या चीज यहाँ पे होगा। ठीक है, चलो ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने इस चीज को प्रूफ किया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड ए इज वेरी स्टेबल स्ट्रक्चर
and this is why benzene undergoes substitution reaction very easily rather than the addition reaction. देखो यहाँ पे रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस मतलब कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है। अब कैसे मूवमेंट करता है आगे आप और सीख ही जाओगे, बस अभी ये याद रखिए कि रेजोनेंस बेंजीन रिंग में होता है। आप आगे वाले यूनिट में इजीली समझ जाओगे कि किस तरीके का रेजोनेंस होता है, किसको रेजोनेंस बोला जाता है, ये सारा चीज आपको समझा दिया जाएगा। ठीक, मतलब इसमें रेजोनेंस होता है, यही वो रीजन है जिसके कारण ये स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, और स्टेबल होता है इसी कारण इसमें एडिशन रिएक्शन ना हो करके क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? अब इसमें एडिशन रिएक्शन नहीं होता है बल्कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ऐसा बोल दिया गया। सब्स्टिट्यूशन इसलिए होता है क्योंकि ये स्टेबल स्ट्रक्चर बना है। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है कि भैया एक चीज को रिप्लेस कर दो और उसके जगह में किसी दूसरे चीज को ला दो। जैसे एक स्ट्रक्चर बना दिखा देता हूं कि ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है बेंजीन रिंग का, इसके हर कॉर्नर पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक, अगर इसको मैं Cl2 के प्रेजेंस में रिएक्ट करता हूं, मतलब किसी हैलोजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करता हूं, तो मैं देखता हूं कि बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन जो है वो निकल जाता है और इसके जगह पे एक क्लोरीन इसके साथ अटैच हो जाता है। मतलब जहां वहां से हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया और वहां पे क्या चीज आ गया, क्लोरीन जो है वो वहां पे आ गया। प्लस उसके साथ जो है यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल क्लोरीन प्रेजेंट थे, मतलब कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था। ठीक, इन्होंने बॉन्ड तोड़ा होगा, बॉन्ड तोड़ने के बाद फिर क्या हुआ होगा, एक क्लोरीन जो है, देखिए एक 2 क्लोरीन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो एक क्लोरीन जो है वो प्लस में टूटा होगा, एक क्लोरीन माइनस चार्ज में टूटा होगा, और इसमें से ये जो है HCl बना के बाहर निकला होगा। फिर जो एक क्लोरीन बच गया वो इसी जगह पे अटैक किया होगा, तब ये स्ट्रक्चर बन गया। इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। मतलब जो चीज पहले प्रेजेंट था उसको निकाल देना और उसके जगह पे किसी दूसरे कंपाउंड का अटैच हो जाना, इस रिएक्शन को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वही चीज उन्होंने बोला कि बेंजीन अंडरगोस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वेरी इजीली रेदर देन एडिशन रिएक्शन। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही स्टेबल रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एक्सप्लेन ऑल द फैक्ट लाइक अनयूजुअल स्टेबिलिटी एंड द इक्वलिटी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। और यही समझाता है कि कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो एक बराबर है और इसीलिए वो बहुत ज्यादा ही स्टेबल है। तो इस तरीके से हम बेंजीन रिंग के बारे में इजीली समझ सकते हैं कि भाई वो क्यों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, क्यों एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता। यहां से आप इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, जहां पे आपको हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल जाए। हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है, ओवरलैपिंग। एक सिंपल सा वर्ड है ओवरलैपिंग। जब कभी भी एक कंपाउंड दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाता है तो उसी चीज को बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। और जब कभी भी आप किसी का स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको उसका हाइब्रिडाइजेशन बताना पड़ेगा कि कौन कौन सा ऑर्बिटल किसके साथ हाइब्रिडाइज हुआ है या कोलैप्स हुआ है। मतलब हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर ये बोल सकते हो कि sp है, sp2 है, sp3d, बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं। तो अब आप नीट के स्टूडेंट तो है नहीं कि आपको मैं जो है एक एक चीज अलग से समझा दूं। इसके लिए सिंपल सा एक ट्रिक बता देता हूं, उस ट्रिक को आप जब कभी भी अप्लाई करोगे आप किसी भी स्ट्रक्चर का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे। ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक सिंपल सा ट्रिक आपको मैं बता दिए रहता हूं। देखिए, जिस किसी का भी आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है वहां पे एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको लगाना पड़ता है। क्या है फॉर्मूला? देखिए, हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको निकालना है तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको टोटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ठीक, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर ये करिए, आपको जो है वो हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा। ठीक, अब क्या होता है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर? देखिए, ठीक, ये रहा बॉन्ड पेयर। किसको बोलूंगा? कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना है उसी को बोलूंगा मैं बॉन्ड पेयर। तो या तो आप बॉन्ड पेयर चेक कर लीजिए किसी स्ट्रक्चर में कितने हैं, और उसके अलावा अगर उसमें लोन पेयर भी प्रेजेंट है, लोन पेयर मतलब कि कुछ इस तरीके का चीज, ठीक, तो इसको बोलते हैं लोन पेयर। तो या तो आप बॉन्ड पेयर चेक कर लो, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों चेक करना है। ठीक, उसके हिसाब से आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। एक और चीज, यहाँ पे डबल बॉन्ड को कैलकुलेट नहीं करना है। जहां पे भी डबल बॉन्ड रहेगा उसे कैलकुलेट नहीं करना है। अब एक स्ट्रक्चर के थ्रू मैं और समझा देता हूं। ठीक, एक स्ट्रक्चर के थ्रू मैं और समझा देता हूं। जैसे स्ट्रक्चर बना रहा हूं NH3 का, ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, अब 5 इलेक्ट्रॉन को वो कैसे यूज करता है,
3 इलेक्ट्रॉन को तो वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 3 के साथ वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है और एक लोन पेयर रह जाता है। तो टोटल यहाँ बॉन्ड पेयर कितने हैं, यहाँ पे हमको हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है, तो बॉन्ड पेयर कितने हैं वो चेक कर लो, 3 है, प्लस लोन पेयर कितने हैं वो चेक कर लो, एक लोन पेयर है, तो टोटल कितने हैं, 4। अब इस 4 के बारे में कैसे लिखना है हमको, देखो अब यहाँ पे हमको पता होना चाहिए कि एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में कितने आते हैं और डी में कितने आते हैं। आप स्ट्रक्चर पहले से ही बनाते होंगे कि एस का एक ब्लॉक ही बनता है, पी का 3 ब्लॉक बनता है और डी इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम 5 ब्लॉक बन सकते हैं, ये आपको पता होगा। तो ये जो 4 लिखा हुआ हूं उसी को आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसको आप S1 मानिए, इसको आप P1 मानिए, P2 P3, इसको D1 D2 D3 D4 और लास्ट वाले को D5। अब कैलकुलेट जो है उसी को वहां लिख दीजिए, 4 नंबर तक हमको लिखना है, 1 2 3 4 नंबर तक लिख दीजिए। ठीक, अब हाइब्रिडाइजेशन यहां से पता चल जाएगा क्या क्या चीज इसमें इन्वॉल्व हुआ है, S P1 P2 P3, तो क्या हुआ sp3, ये उसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। s p मैक्सिमम कहां तक गया, 3 तक गया, तो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, इसका कोई हाइब्रिडाइजेशन पूछ दे तो sp3। तो हमको क्या क्या जोड़ना है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, डबल बॉन्ड को हमको इन्वॉल्व नहीं करना है, मतलब डबल बॉन्ड का कैलकुलेशन हमको नहीं करना है। ठीक, तो ये एक स्ट्रक्चर का मैंने हाइब्रिडाइजेशन बताया। अब मैं बेंजीन रिंग का पूछूंगा तो बेंजीन रिंग का आपको बताना पड़ेगा। देखिए इसको मिटा देता हूं, ट्रिक रहने देता हूं, आप खुद पता लगा लो ड्रॉ करके डायग्राम को कि किस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन पता लगा सकते हैं। देखिए मैं बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर बना देता हूं, कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, सबके पास एक एक हाइड्रोजन रहेंगे। अब कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, ये तो आपको दिख जा रहा होगा, ये स्ट्रक्चर बना है आपके बेंजीन रिंग का। ठीक, अब आपको पता है कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, अगर मैं पूछ दूं इस कार्बन का, ये वाला जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन मेरे को बता दो, तो तुम क्या करोगे, बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करोगे। कितने बॉन्ड पेयर हैं, ये देखो, एक बॉन्ड पेयर ये रहा, दूसरा बॉन्ड पेयर ये रहा, तीसरा बॉन्ड पेयर ये रहा, अब यहां पे इसके साथ एक और बॉन्ड लगा हुआ है, ये रहा, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। तो डबल बॉन्ड का एक ही बॉन्ड को कैलकुलेट करना है, एक ही बॉन्ड को कैलकुलेट करना है। तो टोटल यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर हो गए हैं, 3 बॉन्ड पेयर हो गए हैं। ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर हो गए हैं। तो अब इसको डिब्बे में भर के देख लो भैया, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, फर्स्ट 1 2 3। ठीक, मतलब इसको क्या बोलते हैं, sp1 p2, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp2। तो कोई पूछ दे कि बेंजीन रिंग के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, अब सिर्फ इसी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन उतना नहीं है, आप किसी भी कार्बन एटम का निकाल लो, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, sp2 ही देखने को मिलेगा। इसीलिए बोलते हैं कि बेंजीन रिंग का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमेशा sp2 ही होता है। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो इसका हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, इसीलिए मैंने खुद अलग से स्ट्रक्चर बना समझाया कि हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे कैलकुलेट करोगे। इन फ्यूचर आपसे बस पूछा जाएगा हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, क्या होगा उसका, कोई सा भी स्ट्रक्चर का आप सिंपल ट्रिक लगाइए और उस तरीके से आप देख सकते हो हाइब्रिडाइजेशन किसी भी चीज का पता लगा सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टेट दैट ऑल कार्बन एटम ऑफ बेंजीन आर sp2 हाइब्रिडाइज। सारे कार्बन एटम जो रहते हैं, जितने भी कार्बन एटम हैं, वो क्या चीज रहेगा आपका, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। ठीक, दूसरा, ईच कार्बन एटम फॉर्म्स 2 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड एंड 1 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। मतलब हर कार्बन एटम इसमें जो है वो किस तरीके से कंबाइन रहेगा, ये कुछ ऐसे, मतलब कि इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे और एक पाई बॉन्ड होगा। ठीक, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, ये रहा डबल बॉन्ड, यहाँ एक सिग्मा एक पाई होगा। वही बोल रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है, एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना रहता है और दूसरे कार्बन के साथ यहाँ पे ये एक सिग्मा और एक पाई बना के रखता है। ठीक, तो ये चीज आप कॉम्प्लेक्स मत करिए, सिंपल तरीके से चलिए कि भैया क्या सिग्मा क्या पाई बॉन्ड देखना है, ट्रिक लगाइए आप। कार्बन एटम आर स्टिल लेफ्ट विद द अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल दैट ओवरलैप टू फॉर्म द पाई बॉन्ड। कार्बन जो है एक दूसरे कार्बन के साथ पाई बॉन्ड भी बनाता है, जिसको आप हाइब्रिडाइजेशन में कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक, और यही उसको हमको कैलकुलेट करके बताना है। नेक्स्ट है
केमिकल स्ट्रक्चर हमको देखना है। ये देखिए जो हमने पहले पढ़ा हुआ था कि कार्बन से तीनों का बॉन्ड जो है वो फिक्स रहता है, 120 डिग्री ही रहेगा। ठीक, अब इसका बॉन्ड लेंथ जो था, बॉन्ड एंगल बताया ना 120 डिग्री, और इसका बॉन्ड लेंथ जो रहता है वो 139 पॉइंट कुछ पढ़े हुए हैं, आप पीछे देख लीजिए, वहां पे से आपको पता चल ही जा रहा है। ठीक, तो आप 139 pm तक रहता है उसका बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल जो है वो 120 रहता है, इस चीज को याद रखिएगा आप। ठीक है, ऑल द सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन लाई इन द सेम प्लेन, हमको भी पता है कि जितना भी सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड मतलब कि ये तीनों के में सिग्मा बॉन्ड जो है उसका बॉन्ड एंगल जो है वो इक्वल रहेगा, वो रहेगा 120 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल बॉन्ड एंगल आर 120, जो आपने पढ़ लिया। ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 1.40 एंगस्ट्रॉम, एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच का जो लेंथ है वो हमेशा 139 रहेगा या 1.40 एंगस्ट्रॉम के आसपास रहेगा। नेक्स्ट, ऑल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इज 1.09 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट है केमिकल फॉर्मूला जो आप पढ़े हुए हो, इसका मॉलिक्यूलर वेट 78 ग्राम पर मोल। ठीक, तो ये आप सिंपल चीजें लिख सकते हो बेंजीन के बारे में। नेक्स्ट है एरोमेटिक कैरेक्टर, एरोमेटिक कैरेक्टर ये शो करता है, किस तरीके से करता है वो चीज यहाँ लिखा हुआ है। फर्स्ट, बेंजीन एंड कंपाउंड दैट रिसेंबल बेंजीन इन देयर केमिकल बिहेवियर आर नोन एज द एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब कि जो रिसेंबल करता है बेंजीन रिंग के अंदर जो भी कंपाउंड आते हैं उनमें ज्यादातर जो है वो एरोमेटिक कैरेक्टर देखने को मिलता है। एरोमेटिक कैरेक्टर क्या होता है कि भैया उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होते जा रहा हो। ठीक, दो वर्ड होते हैं, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। एलिफेटिक मतलब जब कभी भी स्ट्रक्चर आपने स्ट्रेट चेन के फॉर्म में बना दिया, मतलब आपने चेन बनाया तो उसको बोला जाता है हमेशा एलिफेटिक, और जब कभी कोई स्ट्रक्चर आपने रिंग के फॉर्म में बता दिया तो उसको बोलते हैं एरोमेटिक। ठीक, तो हमारा बेंजीन रिंग जो है वो रिंग के फॉर्म में है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड बोला जाता है। नेक्स्ट है द दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेदर देन एडिशन रिएक्शन, ये हमने पढ़ चुका है पहले से ही। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट दिया है द एरोमेटिसिटी ऑफ दिस कंपाउंड इज बेसिकली डिसाइडेड बाय द हकल रूल। हम कैसे बोलेंगे कि कोई सा कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है। ठीक, दो वर्ड आपको बताया, एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक। एलिफेटिक मतलब क्या बोला कि जो कंपाउंड स्ट्रेट चेन से मिलके बना होगा, ठीक, जो स्ट्रेट चेन टूटा फूटा मतलब जुड़ा नहीं होगा उसको बोलेंगे हम लोग एलिफेटिक, और जो भी कंपाउंड रिंग के फॉर्म में होगा उसको हम लोग बोलेंगे एरोमेटिक। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एलिफेटिक, और जो रिंग के फॉर्म में होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एरोमेटिक बोलेंगे। लेकिन भैया हमको प्रूव करके भी दिखाना पड़ेगा कि एरोमेटिक है कि एलिफेटिक है, तो उसके लिए कौन सा रूल फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई सा स्ट्रक्चर रिंग के फॉर्म में है तो हम तभी बोलेंगे वो रिंग के फॉर्म में है जब वो किसको फॉलो करेगा, हकल रूल को। तो बेंजीन रिंग जो है वो हकल रूल को फॉलो करता है। ये एक और एविडेंस मिल गया कि बेंजीन जो है वो रिंग के फॉर्म में ही प्रेजेंट है। अब क्या होता है हकल रूल, क्या क्या चीज होना चाहिए, हकल रूल जो है वो कैसे बोलता है कि मैं बता सकता हूं बेंजीन रिंग जो है वो रिंग के फॉर्म में है, वो 3 चीज या 4 चीज को फॉलो कराता है। सबसे फर्स्ट देखते हैं हकल रूल क्या क्या बोलता है। सबसे पहले उन्होंने 1931 में जर्मन एक साइंटिस्ट थे हकल गेव करके, उन्होंने ही ये रूल को दिया हुआ था कि कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एरोमेटिक या एलिफेटिक बोलने के लिए कुछ क्राइटेरिया चेक करते हैं। उस क्राइटेरिया के थ्रू ही हम बताते हैं कि कंपाउंड जो है वो एलिफेटिक है या तो फिर वो एरोमेटिक है। सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में उन्होंने बताया कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक तभी रहेगा जब उसके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर बना होगा। जब कोई भी स्ट्रक्चर साइकिल फॉर्म में होगा तभी एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा, नहीं तो वो एरोमेटिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा। बेंजीन के पास था इसलिए उन्होंने पहला रूल को फॉलो कर लिया। दूसरा, देयर शुड बी अ कंजुगेटेड डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन, मतलब कंजुगेटेड डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन मतलब ये होता है कि कोई भी रिंग फॉर्म में रहेगा और उसमें भी इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। डीलोकलाइजेशन मतलब कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो एक जगह से दूसरे जगह पे होना चाहिए। बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमेशा देखने को मिलता है, तो उसने दूसरा क्राइटेरिया भी पास आउट कर लिया बेंजीन रिंग ने। थर्ड, उसने बोला कंपाउंड शुड बी प्लेनर, मतलब कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। क्या ये कंपाउंड प्लेनर था? बिल्कुल था। तीनों जो कार्बन का बॉन्ड और हाइड्रोजन का बॉन्ड था, इसका बॉन्ड लेंथ जो था वो कितना था, सॉरी बॉन्ड एंगल जो था वो कितना था, 120 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या बताता है कि कंपाउंड जो है वो प्लेनर है। प्लस लास्ट वाला जो है उसका एक जो फॉर्मूला था 4n+2 वाला वो फॉलो होना चाहिए, जो बेंजीन रिंग जो है उस फॉर्मूला को फॉलो करता है। तो यहां से ये पता चल गया कि बेंजीन रिंग जो है वो एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है, मतलब वो हकल रूल को फॉलो करता है। वो ये प्रूफ कर देता है कि मैं हकल रूल को फॉलो करता हूं इसलिए मेरे अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर है।
ठीक, इस तरीके से हम बेंजीन रिंग को प्रूव कर देते हैं कि वो एरोमेटिक है या एलिफेटिक है। अब हम आज इतना ही पढ़ाई करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन में। नेक्स्ट क्लास जो रहेगा हमारा, वो हमारा रहेगा केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। यहाँ हमने आज पढ़ा कि किस तरीके से बेंजीन रिंग जो होता है वो किसने उसको पहली बार डिस्कवर किया, क्या क्या उसको ड्रॉबैक थे, क्या क्या ड्रॉबैक नहीं थे, क्या चीज को साइंटिस्ट हकल मतलब क्या क्या जो चीज है उसको साइंटिस्ट प्रूव नहीं कर पाए। ठीक, जैसे एडिशन रिएक्शन नहीं हो पाता उसको प्रूव नहीं कर पाया अगस्त जो है वो। उसके अलावा जो है क्या क्या चीज उन्होंने पहले से ही प्रूव कर दिया जिससे वो उनको बहुत ही नाम कमाए। सीधी सी बात है, आज तक बेंजीन का रिएक्शन कर रहे हो मतलब कुछ ना कुछ तो उसने सही बनाया होगा तभी आप रिएक्शन कर रहे हो। कुछ चीजें वो प्रूव नहीं कर पाया लेकिन उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया था वो बहुत ही सही था और वही स्ट्रक्चर हम आज तक पढ़ते आए हैं। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, वहां पे हम पढ़ाई करेंगे आपके केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग का, जहां आपको पता चलेगा कि बेंजीन कितने टाइप के रिएक्शन करते हैं, क्या क्या रिएक्शन है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। प्लीज आप नेक्स्ट लेक्चर ना छोड़ें। अगर आपको थर्ड सेमेस्टर पूरा का पूरा समझना है तो आपको यूनिट 1 पढ़ना पड़ेगा। अगर आप यूनिट 1 समझ गए तो बाकी के 4 यूनिट को पढ़ने में दिक्कत नहीं जाएगा। इसलिए यूनिट 1 बेहतर तरीके से पढ़ें ताकि आगे वाले यूनिट को समझने में आपको दिक्कत ना जाए। तो यूनिट 1 बेस्ट है आपको समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ जो रिएक्शन होगा उसमें मैं रिएक्शन मैकेनिज्म समझाऊंगा, बाद में वो रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं समझाया जाएगा, क्योंकि हमने एक बार वो स्ट्रक्चर में रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लिया तो दोबारा क्यों उसमें टाइम वेस्ट करें। ठीक, दोबारा डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएंगे। तो आप इस चैप्टर को, इस यूनिट को अच्छे से देखिए, उसके बाद ही आप दूसरे यूनिट में जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक, बाय, धन्यवाद, शुक्रिया।